हेलो एंड नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। महिला तथा बाल विकास की श्रेणी के अंदर आज हम एक नया एक्ट लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। अनैतिक व्यापार क्या होता है? यदि व्यापार वस्तुओं का होता है, व्यापार फसलों का होता है, व्यापार सामग्री का होता है, तो उसे कहते हैं नैतिक व्यापार। लेकिन जब व्यापार हमारे समाज की नैतिकता के खिलाफ होने लगे, किसी ऐसी चीज का होने लगे जिससे समाज की नैतिकता खराब हो, तो उसको हम बोलते हैं अनैतिक व्यापार। और ऐसा कौन सा व्यापार होगा भाई? वो होगा आदमियों का व्यापार, महिलाओं का व्यापार, बच्चों का व्यापार, पुरुषों का व्यापार। और किस काम के लिए? अनैतिक काम के लिए, अर्थात यदि आम भाषा के अंदर बोलूं तो वेश्यावृत्ति के लिए। तो अनैतिक व्यापार का मतलब क्या है भाई? वेश्यावृत्ति के लिए व्यक्तियों की खरीद फरोख्त यदि की जाती है तो उसे हम कहते हैं अनैतिक व्यापार। तो वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए नियम बनाया गया था 1956 के अंदर। उसी नियम के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 कब का अधिनियम है भाई? 1956 का अधिनियम है। यदि आप आम बोलचाल की भाषा के अंदर देखोगे तो ये पीटा एक्ट के नाम से फेमस है। आपके एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है भी। कुछ एग्जाम ऐसे हैं, कुछ हमारे पास ऐसे वो हैं एक्ट हैं जिनकी शॉर्ट फॉर्म बड़ी फेमस है। जैसे इसकी पीटा, एक पोक्सो एक्ट हम पढ़ेंगे, पीएनसीडीटी एक्ट हम आगे पढ़ेंगे, डीवी एक्ट जो हमने घरेलू हिंसा का एक्ट पढ़ा था उसको डीवी एक्ट बोला जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बोला जाता है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म भी दे दी जाए और पूछ लिया जाए इसका पूरा नाम क्या है। तो इस अधिनियम की शॉर्ट फॉर्म क्या है भाई? पीटा। और पूरा नाम इसका क्या है? प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956। तो आपको शॉर्ट फॉर्म भी इसकी याद रखनी है, पीटा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956। जितने भी हम एक्ट करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि उस एक्ट का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के बिना हमारे पास हर एक्ट क्या है भाई? अधूरा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस एक्ट को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा। इस एक्ट का उद्देश्य यही है जो नाम है भाई। क्या काम है? अनैतिक व्यापार को रोकना, या मैं आम भाषा में कहूं तो वेश्यावृत्ति को रोकना। तो पहला इसका उद्देश्य क्या है भाई? अनैतिक व्यापार, अनैतिक व्यापार अर्थात वेश्यावृत्ति पर रोक लगाना। पहला उद्देश्य तो यही है कि अनैतिक व्यापार पर रोक लगाना। और दूसरा उद्देश्य हम हमेशा से एक ही बात करते हैं जो पहले लिखा हुआ है, इसके बारे में नियम बनाना, इसके बारे में नियम बनाना। तो यही हमारा इसका उद्देश्य है। अनैतिक व्यापार निवारण का उद्देश्य क्या है? अनैतिक व्यापार या वेश्यावृत्ति के ऊपर रोक लगाना तथा इसके बारे में क्या बनाना भाई? नियम बनाना। इस एक्ट की बात करें तो ये भी बहुत बड़ा एक्ट नहीं है भाई। इसके अंदर कुल धाराएं हमारे पास कितनी हैं? 25 धाराएं हैं। लेकिन 25 की 25 धाराएं हमें नहीं पढ़नी है, हमारे काम की नहीं है, हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। हमारे सिलेबस के अंदर कुछ एक धाराएं हैं और हम केवल उन्हीं कुछ एक धाराओं की हम बात करेंगे। और इन कुछ एक धाराओं के अंदर सबसे पहले धारा हमारे पास आती है धारा नंबर 1, जिसके बारे में आप भली भांति परिचित हो। क्या कहती है भाई ये धारा? इसका संक्षिप्त नाम क्या है? इस एक्ट का विस्तार कहां तक है और ये एक्ट लागू कब हुआ था? हर एक्ट की धारा नंबर 1 हमें यही कहती है। आप अब तो इतना जान गए होंगे। संक्षिप्त नाम का मतलब हमारे लिए और कुछ नहीं होता, जो एक्ट का नाम लिखा हुआ है वही हमारे लिए संक्षिप्त नाम है। क्या भाई? अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 इसका संक्षिप्त नाम है। विस्तार, बार बार मैं ये कह रहा हूं, जब से धारा 370 के कुछ प्रावधानों को निष्क्रिय किया गया है उसके बाद से हर एक्ट हमारे पास पूरे संपूर्ण भारत में लागू होता है। तो इसका विस्तार क्या है भाई? हमारे संपूर्ण भारतवर्ष, संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे इसका विस्तार है। और लागू होने की तारीख यदि हम देखें तो ये लागू हुआ था 30 दिसंबर 1956 को ये एक्ट लागू हो गया था। जिस टाइम लागू हुआ उस वक्त जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। लेकिन आज की यदि हम बात करते हैं वर्तमान के अंदर इसका विस्तार कहां पर है भाई? पूरे इंडिया के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सब भली भांति जानते हैं धारा नंबर 2, हर एक्ट के अंदर धारा नंबर 2 क्या बताती है भाई? परिभाषा बताती है। और किस बात की परिभाषा? उन शब्दों की परिभाषा बताती है जो शब्द हम आगे अधिनियम के अंदर बार बार यूज करने वाले होते हैं।
तो हमारे इस अधिनियम के अंदर कुछ परिभाषाएं दी हैं, लेकिन हमें काम की 3-4 ऐसी परिभाषाएं हैं जिनको याद करना है। अब मैं केवल आपको 3 या 4 ऐसी परिभाषाएं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, केवल हम उनको जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे धारा नंबर 3 की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं धारा नंबर 2A के अंदर। सबसे पहली जो हमारे काम की परिभाषा है वो धारा नंबर 2A, या मैं लिखूं, हिंदी में भी लिखा हुआ आपको आ सकता है, तो हिंदी में हम कै ख से शुरू करते हैं और इंग्लिश में हम ABC से शुरू करते हैं। तो इसके अंदर बताया गया है कि वेश्याग्रह क्या होगा। धारा 2A किसके बारे में बात करती है भाई? धारा 2A बात करती है वेश्याग्रह के बारे में। वेश्याग्रह क्या होगा? तो वेश्याग्रह किसे हम कहेंगे, या वेश्यालय बोला जा सकता है, किसे हम कहेंगे कोई भी ऐसा घर हो, कोई भी ऐसा मकान हो, या कोई भी ऐसा स्थान हो। पहली बात, कोई ऐसा घर, मकान या स्थान, या इनका कोई भाग, जरूरी नहीं कि पूरा घर, घर का कोई एक भाग, जरूरी नहीं कि पूरा मकान, मकान का कोई एक भाग, या जरूरी नहीं पूरा कमरा, कोई कमरे का एक स्थान का कोई विभाग। कोई घर, कोई स्थान या कोई मकान पूरे का पूरा, या इनका कोई भाग किसके लिए यूज होता है भाई? वेश्याओं के प्रायोजन के लिए यूज होता है, या मैं ये कहूँ वेश्याओं को लाभ देने के लिए यूज होता है, या मैं ऐसे कह सकता हूं वहां पर वेश्याओं का लैंगिक शोषण किया जाता है तथा लैंगिक दुरुपयोग किया जाता है। यदि कोई ऐसा घर है तो उसे हम क्या कहेंगे भाई? वेश्याग्रह। हम लिखते हैं, आसानी से समझ आ जाएगी आपको वेश्याग्रह किसे कहते हैं। पहली बात, कोई भी क्या हो भाई? कोई भी ऐसा मकान हो या घर हो या स्थान हो, या इनका कोई भाग, इनका मतलब मकान का, घर का या स्थान का, इनका कोई भाग, इनका कोई भाग जिसका उपयोग किसके लिए किया जा रहा हो भाई? 2 या 2 से अधिक वेश्याओं को, 2 या 2 से अधिक वेश्याओं को शुद्ध भाषा में लिखा जाता है अभिलाभ, और हम इसको बोलते हैं लाभ। ठीक है ना, हम लाभ बोलते हैं, कानून वाले अभी शब्द आगे लगा देते हैं भाई अपनी इच्छा से। 2 या 2 से अधिक वेश्याओं को अभिलाभ पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है भाई? लैंगिक शोषण या लैंगिक शोषण भी कह सकते हैं, या लैंगिक दुरुपयोग भी कह सकते हैं, के लिए किया जाता हो। ऐसा कोई भी घर, ऐसा कोई भी मकान, या ऐसा कोई भी जगह, या ऐसा उनकी कोई ऐसी पार्ट जो है जिसका उपयोग वेश्याओं को फायदा पहुंचाने के लिए लैंगिक शोषण तथा दुरुपयोग के रूप में यदि उसका घर का उपयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे भाई? वेश्याग्रह कहेंगे। ये हमारे पास परिभाषा है 2A के अंदर दी गई है, 2K के अंदर दी गई है। दूसरी हमारे पास परिभाषा है वो दी गई है 2AA। ठीक है ना, ये ए का ए पार्ट है, ये आपको लिखा जाएगा 2K के अंदर। इस परिभाषा में आपको बताया गया है कि बालक कौन होगा, क्योंकि हम बार बार देखेंगे 3 चीजें हमारे लिए काम आती है, या तो बालक की हम बात करेंगे, या वयस्क की हम बात करेंगे, या अवयस्क की हम बात करेंगे। तीनों ही परिभाषाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2AA के अंदर में बताया गया है कि बालक कौन होगा। इसी तरह से यदि बात करूं मैं 2CA या 2K, इसके अंदर में बताया गया है अवयस्क। इसके अंदर में बताया गया वयस्क कौन होगा, अडल्ट जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास आती है 2CB 2K, इसके अंदर में बताया गया है अवयस्क कौन होगा। तीनों को हम एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है ना। याद रखना कहाँ बताया गया है, बालक कौन होगा हमारे लिए, वयस्क कौन होगा हमारे लिए, और अवयस्क कौन होगा। सबसे पहले बताया गया बालक कौन होगा। बालक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अभी तक 16 साल की आयु प्राप्त नहीं की है। ये तो कानून में लिखा हुआ है, आम भाषा में मैं क्या कह दूं, 16 साल से कम का व्यक्ति, 16 साल से
कम का व्यक्ति। देखो लड़की हो या लड़का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम 16 साल से कम का, यदि कोई बच्चा है तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, बालक कहेंगे। दूसरा वयस्क हम कैसे कहेंगे, वयस्क कहेंगे 18 साल से बड़ा व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसने 18 साल की आयु पूरी कर ली हो, या 18 साल से बड़ा व्यक्ति। 18 साल से बड़ा व्यक्ति हमारे लिए क्या कहलाएगा भाई, वयस्क कहलाएगा। और तीसरा बच गया हमारे पास अवयस्क, कौन होगा, तो अवयस्क इनके बीच में जो बच गया, जो 16 साल से तो ज्यादा है लेकिन 18 साल से क्या है भाई, कम है। तो ऐसा व्यक्ति जो 16 साल से बड़ा हो लेकिन 18 साल से क्या हो भाई, छोटा हो, इसको हम क्या कहेंगे, अवयस्क। तो ये 4 परिभाषाएं जो मैंने देखी हैं, पहली हमने देखी वेश्याग्रह की, दूसरी बालक कौन होगा भाई, 16 साल से छोटा व्यक्ति बालक होगा, वयस्क कौन होगा, 18 साल से बड़ा व्यक्ति वयस्क होगा, और तीसरा अवयस्क कौन होगा, जो 16 से 18 के बीच में हमारे पास है वो कौन होगा, अवयस्क होगा। और लास्ट परिभाषा जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे धारा 2C के अंदर दी गई है। इंग्लिश में बात करूं तो 2F के अंदर हमें परिभाषा दी गई है, और वो दी गई है कि वेश्यावृत्ति क्या होती है। हम बात कर रहे हैं वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति बार बार, तो वेश्यावृत्ति होती क्या है, वेश्यावृत्ति होती है किसी भी व्यक्ति का वाणिज्यिक उपयोग के लिए, कॉमर्शियल उपयोग के लिए, या लाभ कमाने के लिए मैं कह सकता हूं, व्यापार के लिए कह सकता हूं, किसी भी व्यक्ति का व्यापार के लिए यदि लैंगिक शोषण किया जाता है या लैंगिक दुरुपयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेश्यावृत्ति। व्यक्ति लिखा हुआ है भाई, व्यक्ति के अंदर महिला भी शामिल हो सकती है, पुरुष भी शामिल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति का रुपए पैसे कमाने के लिए लैंगिक शोषण किया जाता है या लैंगिक दुरुपयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेश्यावृत्ति कहते हैं, और ऐसा काम करने वाले को वेश्या कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ वेश्या की भी बात हो रही है। तो ऐसा काम यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसे वेश्या कहते हैं, और यदि ऐसा काम करवाया जाता है तो उस काम को हम क्या कहते हैं भाई, वेश्यावृत्ति कहते हैं। तो वेश्यावृत्ति क्या होता है भाई, किसी व्यक्ति का बार बार मैं आपको बताता हूं, जहां व्यक्ति लिखा होता है उसका मतलब महिला भी होता है और पुरुष भी होता है, दोनों होता है। किसी व्यक्ति का वाणिज्यिक, कॉमर्शियल, किसी व्यक्ति का वाणिज्यिक प्रयोग के लिए लैंगिक शोषण या लैंगिक दुराचार, लैंगिक शोषण या लैंगिक दुराचार क्या कहलाता है भाई, वेश्यावृत्ति कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 परिभाषाएं काम की थी। पहली हमारे पास वेश्याग्रह की परिभाषा, दूसरी हमारे पास बालक की परिभाषा, तीसरी वयस्क की परिभाषा, चौथी अवयस्क की परिभाषा, और पांचवी हमारे पास क्या है भाई, वेश्यावृत्ति की परिभाषा। अब इसके बाद हमारे पास धारा 3 से लेकर धारा 9 तक, धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लगातार हमारे पास ऐसी धाराएं हैं जिनके अंदर हमें सजा सुनाई गई है या अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया है। अब तक हमने जितने भी एक्ट पढ़े थे उनके अंदर सजा के लिए 1 या 2, मैक्सिमम 2 ऐसे सेक्शन हमारे पास थे जिनके अंदर सजा सुनाई गई थी। लेकिन इस सेक्शन के अंदर 8, इस अध्याय के अंदर हमारे पास धारा नंबर 3 से लेकर धारा नंबर 9 तक हमारे पास अध्याय ऐसे हैं, सेक्शन ऐसे हैं जिनके अंदर सजा सुनाई गई है। तो काफी ज्यादा सजा है और केवल सजा ही सजा पढ़नी है, उसमें केवल जो समझाने का कुछ नहीं होगा। बता दूंगा अपराध क्या है, उसके लिए सजा क्या है, अपराध क्या है, उसके लिए सजा क्या है। तो आपको एक चार्ट बनाना है और उस चार्ट के अकॉर्डिंग उस सजा को याद करना है, क्योंकि आपके सीधा सजा से क्वेश्चन आ सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे सजा से क्वेश्चन देने से बचते हैं मोस्टली जब लोग के हम फील्ड में जाते हैं, क्योंकि उनके कानून बहुत गहराई से पढ़ाया जाता है, आपको कानून ऊपर ऊपर से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आपके सजा का क्वेश्चन आ सकता है। तो सजा बहुत ध्यान से आपने याद करनी है, और जब आपने सजा याद करनी है तो उसके अंदर इस बात का ध्यान रखना है कि जुर्माने और सजा के बीच में या दिया हुआ है या तथा दिया हुआ है, दोनों से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। यदि तथा दिया हुआ है तो आपको फाइन मिलेगा ही मिलेगा, कंपलसरी है, और या यदि लिखा हुआ है तो इसका मतलब है फाइन मिलेगा, फाइन लगेगा आपको या नहीं लगेगा, ये कोर्ट के विवेक पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो टाइम खराब नहीं करते हुए हम सीधा आते हैं धारा नंबर 3 पे। धारा नंबर 3 क्या कहती है? धारा नंबर 3 बात करती है वेश्याग्रह को चलाने तथा किसी परिसर को वेश्याग्रह के रूप में प्रयुक्त करने की सजा। लिख देता हूं किसकी बात करता है। धारा 3 कहती है
वेश्यागृह को चलाने या किसी परिसर, परिसर क्या होता है भाई? परिसर होता है एरिया, जगह, स्थान, इमारत, ठीक है ना। किसी परिसर को इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त करने के लिए सजा क्या होगी? इस प्रयोजन कौन सा भाई? वेश्यागृह के लिए, वेश्यागृह के लिए प्रयुक्त करने की सजा। तो आपके क्वेश्चन क्या आ सकता है भाई? पहला क्वेश्चन तो आपके ये आ सकता है कि पूरी धारा का आपको नाम दे दिया जाए कि वेश्यागृह को चलाने या किसी परिसर को वेश्यागृह के लिए उपयुक्त करने की सजा जो है कौन से सेक्शन में दी गई है। तो उत्तर क्या होगा? सेक्शन नंबर 3। या आपसे आ सकता है कि इसकी सजा क्या है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं बनता है, डीप क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया यदि कोई भी व्यक्ति जो या तो वेश्यागृह को चलाता है, क्या लिखा है भाई? कोई भी व्यक्ति, मेरे साथ साथ आप लिखते जाना, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति जो क्या काम करता है भाई? या तो वेश्यागृह को, जो वेश्यागृह को या तो चलाता है या खुद नहीं चलाता भाई, उसका मैनेजमेंट करता है। या तो चलाता है या उसका मैनेजमेंट करता है, प्रबंधन, उसका प्रबंधन करता है या प्रबंधन में सहायता करता है, या मैं कह दूं प्रबंधन करवाता है, प्रबंधक में सहायता करता है। यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो वेश्यागृह को चलाता हो या उसका मैनेजमेंट करता हो या मैनेजमेंट में सहायता करता हो, तो उस व्यक्ति को क्या सजा दी जाएगी? यदि वह व्यक्ति प्रथम बार दोष सिद्धि होती है उस व्यक्ति की, बहुत सजा दी गई है भाई इस एक्ट के अंदर। यदि उस व्यक्ति की क्या होती है? प्रथम बार दोष सिद्धि होती है, तो उस व्यक्ति को न्यूनतम जो सजा मिलेगी, न्यूनतम सजा जो मिलेगी वो मिलेगी 1 साल की सजा। 1 साल तक, 1 साल की सजा उसको न्यूनतम मिलेगी, और जो अधिकतम सजा मिलेगी वो मिलेगी 3 साल की सजा। न्यूनतम कितनी भाई? 1 साल। अधिकतम सजा कितनी मिलेगी? 3 साल की सजा मिलेगी। केवल सजा ही नहीं मिलेगी, इसके साथ साथ जुर्माना भी मिलेगा। और कितना फाइन लगेगा भाई? फाइन लगेगा 2000 रुपए। सजा को आप बहुत ही ध्यान से लिखना, ठीक है ना। न्यूनतम सजा 1 साल की सजा, अधिकतम सजा 3 साल की सजा, और फाइन कितना भाई? 2000 रुपए। लेकिन और ये सजा कौन से तरीके की मिलेगी? ये सजा हमारे पास होगी कठोर कारावास। आगे लिखा हुआ है कि यदि वो व्यक्ति दूसरी बार या पश्चातवर्ती, पश्चातवर्ती का मतलब क्या है? दूसरी के बाद आगे जो आएंगी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार, जब भी वो यदि दोष सिद्धि होती है उसकी पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर, यदि दूसरी बार उसको वो सेम अपराध करता है, पहली बार उसको सजा मिल चुकी है और दूसरी बार सेम अपराध करता है, तो इस बार उसको सजा क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। आपको ऑब्वियस है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। तो दूसरी बार जो सजा मिलेगी वो कम से कम जो आपको सजा मिलने वाली है और अधिकतम सजा मिलने वाली है वो पहले वाले से क्या है भी? ज्यादा है। इस बार जो कम से कम सजा मिलेगी वो मिलेगी 2 साल की सजा, और ज्यादा से ज्यादा वो मिलेगी कितने साल की सजा भाई? 5 साल की सजा। फिर यही कौन सा कारावास है भाई? कठोर कारावास है। कठोर कारावास भी लिखा जाता है भाई, सश्रम कारावास भी लिख दिया जाता है, कठिन कारावास भी लिख दिया जाता है। एक ही मतलब है। इसका मतलब है आपको खाली नहीं बैठना पड़ेगा, वहां पर आपसे काम करवाया जाएगा जेल के अंदर, और आपको फाइन भरना पड़ेगा। फाइन कितना भरना पड़ेगा भाई? फाइन भरना पड़ेगा 2000 रुपए का, ठीक है। पहली बार दोष सिद्धि पर आपको क्या सजा मिलने वाली है? दूसरी बार दोष सिद्धि पर आपको क्या सजा मिलने वाली है? ये तो था भाई यदि कोई व्यक्ति वेश्यागृह को चलाता है या उसका प्रबंधन करता है या प्रबंधन के अंदर सहायता करता है, तो आपको ये जुर्माना इतना आपको जुर्माना मिलेगा। लेकिन मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका खुद का ही मकान है और वो खुद के मकान के अंदर यदि वेश्यागृह चला रहा है, तो उसका गंभीर अपराध है, उसको ज्यादा सजा दी जाएगी। खुद का मकान हो उसका,
या उसके पास उस मकान का पट्टा हो, या वो उस मकान का अधिभोगी हो। ये कानून की भाषा में शब्द है, उसको अधिभोगी भी कहा जाता है, पट्टेदार भी कहा जाता है, मकान मालिक भी कहा जाता है, भार साधक भी कहा जाता है, ठीक है ना। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका खुद का मकान है और खुद के मकान के अंदर यदि वेश्यावृत्ति चलवा रहा है तो उसके लिए सजा जो है थोड़ी सी गंभीर सजा दी गई है, इससे ज्यादा सजा दी गई है। तो आप इसी धारा के अंदर क्या लिखो, इसी धारा के अंदर आप लिख लो कि यदि, अगला पॉइंट है, यदि किसी परिसर का मकान मालिक, या तो कौन हो भाई, मकान मालिक हो या पट्टाधारक हो या भार साधक, ठीक है ना। इन सब का मतलब हमारे पास एक ही है, अलग अलग मतलब नहीं है। या अधिभोगी हो, कुल मिला के कहने का मतलब है यदि व्यक्ति का खुद का मकान है और उसने अधिभोगी हो तथा उसने अपने परिसर में वेश्यागृह चला रखा हो तो उसको क्या सजा मिलेगी। तो उसको जब उसकी प्रथम बार दोष सिद्धि होती है तब क्या सजा मिलेगी, और जब उसकी द्वितीय बार या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर क्या सजा मिलेगी, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो पहली बार जब दोष सिद्धि होती है तब सजा मिलती है 2 साल तक की सजा, तथा साथ में जुर्माना बताया गया है, और जुर्माना बताया गया है कितना भाई, 2000 रुपए का जुर्माना। यदि दूसरी बार दोष सिद्धि होती है तो सजा मिलती है 5 साल तक की सजा। कौन सा कारावास है, 5 साल तक का कठोर कारावास। और जुर्माना जो है अभी भी यहाँ पे कितना है भाई, 2000 रुपए का जुर्माना। ये हमारे पास सजा दी गई थी। 4 सजा हो गई हमारे पास एक ही धारा के अंदर, धारा नंबर 3 के अंदर। पहली बार, दूसरी बार, पहली बार, दूसरी बार। पहले कोई आम आदमी चलाता है, दूसरा कोई मकान मालिक ही चलाता है, तो आम आदमी के लिए अलग सजा दी गई है और मकान मालिक के लिए भाई हमें अलग सजा दी गई है। ये हमारे पास धारा नंबर 3 थी। शायद आपने उतार ली होगी, नहीं उतारी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं साइड हट चुका हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं चलता हूँ आगे धारा नंबर 4 की तरफ। मैं बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप वास्तव में सीरियस हैं और वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं तथा इन क्लासेस का आप वास्तव में फायदा उठाना चाहते हैं तो आप अपना पेन पेंसिल लेके बैठा कीजिएगा और साथ ही साथ आप नोट्स जरूर बनाया कीजिए। यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप के साथ दगा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, क्योंकि केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलता। वीडियो देखने से आपको समझ आ सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं होगी, लेकिन आपको याद हो रहा होगा इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। इसलिए एग्जाम के टाइम में आप 10 में से 10 नंबर ले सको, सारे के सारे क्वेश्चन सही कर सको, इसके लिए ये भी जरूरी है कि आप साथ के साथ अपने नोट्स भी बनाते रहो। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है, यदि आपको हमारी ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तथा महिला तथा बाल अपराध को ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं से। धारा नंबर 3 खत्म हो चुकी है हमारी। अब अगली धारा हमारे पास है धारा नंबर 4। धारा नंबर 4 क्या कहती है? धारा नंबर 4 कहती है वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन यापन करना। एक बार लिख लो आप, फिर बताता हूं क्या है। वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन यापन करना। उपार्जन होता है भी कमाई। क्या होता है? कमाई। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर जो भी खर्चा कर रहा है, जो भी रुपए पैसे कमाने का सोर्स उसका है, केवल और केवल वेश्यावृत्ति है, किसी अपने घर परिवार की महिला से या किसी दूसरी लड़की से वेश्यावृत्ति करवा रहा है या वेश्यावृत्ति में एजेंट के रूप में काम कर रहा है और उसकी कमाई का जरिया केवल क्या है भाई? वेश्यावृत्ति है, तो वो भी क्या है भाई? अपराध है।
तो इसमें क्या लिखा गया है, यदि कोई भी 18 साल से बड़ी उम्र का आदमी, देखो 18 साल से छोटा है ना, तो उसकी जो उसकी देखभाल करने का, पालन पोषण करने का अधिकार उसके माता पिता के ऊपर होता है। तो हो सकता है एक वेश्या है, उसका बच्चा यदि कोई है, तो वो अगर हम अपनी माँ की जो जीविका है, आजीविका है, कमाई है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब वो 18 साल से बड़ा हो जाता है, तब उसका खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुद अपने तरीके से डिसीजन ले और अपनी कमाई खुद करे। तो लिखा हुआ है कि 18 साल से बड़ा यदि कोई व्यक्ति है और वो यदि किसी वेश्या की कमाई के ऊपर अपना जीवन यापन कर रहा है, तो वो क्या होगा भाई, अपराध होगा। तो क्या लिखा हुआ है, पहली बात क्या लिखी गई इसके अंदर, 18 साल से बड़ा व्यक्ति, 18 साल से बड़ा व्यक्ति। अब देखो बार बार मैं आपको एक ही बात बताता हूं, व्यक्ति शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि लड़की भी हो सकता है और लड़का भी हो सकता है, कि 18 साल से बड़ी उम्र का कोई भी व्यक्ति, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, औरत हो या पुरुष हो, 18 साल से बड़ी उम्र का कोई भी व्यक्ति यदि अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए किसी वेश्या की कमाई पर, किसी वेश्या की कमाई पर निर्भर करता है तो ये भी क्या है भाई, एक अपराध है और उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। लेकिन यहां पर हम आगे 4 से लेके आगे जो भी हम अपराध पढ़ेंगे, उसके अंदर जो जिस बच्चे से वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है या जिस लड़की से या लड़के से वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है, उसकी उम्र भी हमारे पास मायने रखती है। यदि वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है 18 साल से ज्यादा व्यक्ति, ज्यादा उम्र की लड़की के साथ, तो वो तो भाई थोड़ा कम गंभीर अपराध माना गया है। लेकिन यदि वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है बालकों से, जो अभी तक अवयस्क है या जो बालक है, यदि उनके द्वारा वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है, तो उसको बहुत गंभीर अपराध माना गया है और उसके अंदर सजा ज्यादा दी गई है। तो हम अब से जितने भी अपराध करेंगे ना, उनके अंदर हम 2 सेक्शन करेंगे, धारा के दोनों तरीके देखेंगे कि यदि वेश्यावृत्ति करवाई गई है 18 साल से बड़ी उम्र की लड़की से, दूसरा हम देखेंगे वेश्यावृत्ति करवाई गई है 18 साल से कम उम्र की लड़की से, तो दोनों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया है। तो पहला क्या लिखा है भाई, 18 साल से बड़ी उम्र का कोई भी व्यक्ति यदि अपने जीवन यापन के लिए वेश्या की कमाई के ऊपर निर्भर करता है, चाहे वो उसका एजेंट हो, चाहे वो उसका परिवार का कोई सदस्य हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि उसका जीवन निर्वाह का तरीका क्या है भाई, वेश्या की कमाई है, तो नंबर एक यदि वेश्या वयस्क है, यदि क्या है भाई, जिस वेश्या की कमाई के ऊपर वो डिपेंड है, वो वेश्या यदि क्या है भाई वयस्क है, तो आपको कितनी सजा मिलेगी, आपको या तो 2 साल तक की सजा मिल सकती है, 2 साल तक की सजा मिल सकती है, या ध्यान से देखना मैं यहाँ पे या शब्द यूज कर रहा हूं, वो नहीं कर रहा, तथा यूज नहीं कर रहा, या तो आपको 2 साल तक की सजा मिल सकती है, या आपको 1000 रुपए तक का आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, या आपको दोनों दिए जा सकते हैं। अब डिपेंड करता है जज साहब के ऊपर कि केवल आपको कैद की सजा सुनाई, या केवल आपको फाइन लगाए, या आपको कैद भी दिए और या आपको फाइन भी लगाए, दोनों काम हो सकते हैं। लेकिन दूसरा मैंने क्या बताया भाई, यदि वेश्या, जिससे वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है, यहाँ पे कानून में तो ऐसा लिखा है, जिससे वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है वो क्या है भाई, वयस्क है, तो मैं वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है उसको वेश्या में नाम दे रहा हूं, ठीक है ना, हम समझने की दृष्टि से मैं ये नाम दे रहा हूं। यदि वेश्या जो है अवयस्क हो या बालक हो, यदि वेश्या क्या है भाई अवयस्क है या बालक है, तो ये गंभीर अपराध हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को सजा जो है ज्यादा दी जाती है। कितनी सजा दी जाती है भाई, कम से कम सजा जो दी जाएगी, न्यूनतम सजा दी जा सकती है 7 साल की, न्यूनतम सजा कितनी भाई, 7 साल की, और जो अधिकतम सजा दी जा सकती है, अधिकतम सजा दी जा सकती है 10 साल की। तो यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति की कमाई के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो वो भी हमारे पास क्या है भी, अपराध है। पहली बात, यदि वो जिस महिला की कमाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो महिला वयस्क है, तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है,
1000 रुपये जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। दूसरी बात, यदि जिससे वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है वो बच्चा है या अवयस्क है तो कम से कम आपको 7 साल की सजा हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा आपको कितनी हो सकती है भाई, 10 साल तक की सजा हो सकती है। ये सजा किसको हो रही है? ये उस व्यक्ति को हो रही है जो वेश्या की कमाई खा रहा है, ठीक है ना। ये वेश्या को सजा नहीं हो रही है भाई, ये उस व्यक्ति को सजा हो रही है जो उस वेश्या की कमाई को खा रहा है। धारा नंबर 4 क्या कहती है भाई, वेश्या के उपार्जन, उपार्जन मतलब कमाई, वेश्या की कमाई के ऊपर क्या करना भाई, या वेश्यावृत्ति की कमाई के ऊपर अपना जीवन यापन करना। हमने देखा 2 तरह की सजा दी गई है। उसके बाद हम आते हैं धारा नंबर 5 के ऊपर। धारा नंबर 5 हमारे साथ डील करती है एक नए अपराध के बारे में, और वो अपराध हमें बताता है किसी भी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए उपापत करना, मतलब प्राप्त करना, उत्प्रेरित करना या ले जाना। धारा 5 क्या कहती है? धारा 5, किसी भी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए उपापत करना, उपापत करना, या मैं आम भाषा में बोलूं तो इसका मतलब होगा प्राप्त करना, या उत्प्रेरित करना। उत्प्रेरित क्या होता है भाई? उकसाना एक हिसाब से, या ले जाना। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए प्राप्त करता है या प्राप्त करने का, प्राप्त करना भी खरीदता है हिसाब से, मान लो कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए खरीदता है या खरीदने का प्रयास करता है, दूसरा उत्प्रेरित करता है या वेश्यावृत्ति के लिए ले जाता है या ले जाने का प्रयास करता है, कुछ भी करता है, तो वो हमारे लिए क्या होगा भाई? एक दंडनीय अपराध होगा। क्या क्या है भाई? क्या क्या लिखा हुआ है? पहली बात, वेश्यावृत्ति के लिए कोई भी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, ठीक है ना, किसी दूसरे व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए, वेश्यावृत्ति करने के लिए आप कह सकते हो, या वेश्यावृत्ति के लिए उपापत करता है। उपापत मतलब क्या करता है भाई? प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है, प्राप्त करने का प्रयास करता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उसे क्या करता है? वेश्यावृत्ति करने के लिए उत्प्रेरित करता है। और तीसरी बात, उसे वेश्यावृत्ति करने के लिए ले जाता है या ले जाने का प्रयास करता है। ले जाता है या ले जाने का प्रयास करता है, तो ये भी एक अपराध है। और इसके लिए हमें कितनी सजा मिलेगी? इसके अंदर जो सजा मिलेगी उसको 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। पहली बात, यदि आप किसी वयस्क इंसान को लेके जाते हो या वयस्क इंसान को खरीदते हो या वयस्क इंसान को वेश्यावृत्ति के लिए उकसाते हो तो अलग सजा है। अवयस्क को उकसाते हो तो अलग सजा है, और यदि किसी बालक को उकसाते हो तो अलग सजा है। अब आप ये तो जानते हो भाई वयस्क कौन है, आप ये भी जानते हो अवयस्क कौन है, और आप ये भी जानते हो भाई बालक कौन है। वयस्क को ले जाना या प्राप्त करना या उकसाना, ठीक है ना। यदि किसी वयस्क व्यक्ति को आप लेके गए हो वेश्यावृत्ति के लिए, या वयस्क व्यक्ति को खरीदा है आपने वेश्यावृत्ति के लिए, या आपने वयस्क व्यक्ति को उत्प्रेरित किया है, तो आपके लिए क्या सजा होगी? वयस्क कम सजा देता है, नीचे वाले हमें आपको देंगे भी ज्यादा सजा। तो यदि किसी वयस्क को लेके गए हो तो आपको न्यूनतम सजा जो मिलेगी वो मिलेगी 3 साल की सजा। न्यूनतम कितनी? 3 साल। अधिकतम जो मिलेगी वो मिलेगी 7 साल। न्यूनतम 3 साल की सजा, अधिकतम 7 साल की सजा। और ये सजा कौन सी मिलेगी भाई? कठोर कारावास होगा। चाहे आपको 3 साल की मिले चाहे 7 साल की मिले, दोनों ही किस तरह कारावास होगा भी? कठोर कारावास होगा। तथा जुर्माना लगेगा कितना? 2000 रुपये का जुर्माना। 2000 रुपये तक का जुर्माना आपको लगाया जा सकता है यदि वयस्क व्यक्ति को आप लेके गए हो।
दूसरा क्या है, यदि आप किसी अवयस्क व्यक्ति को लेके गए हो तो सजा है न्यूनतम 7 साल की सजा और अधिकतम 14 साल की सजा। और फिर कौन सी सजा है भाई, ये कठोर कारावास है। और फिर यदि मैं बात करता हूं, यदि आप किसी बालक को लेके गए हो तो न्यूनतम सजा जो है वो 7 साल की सजा है और अधिकतम सजा जो है वो आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है भाई। तो ये आपको सजा याद रखनी है। यदि किसी वयस्क व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए लेके गए हो तो 3 साल की सजा कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा। हर परिस्थिति में कठोर कारावास दिया गया है। और जुर्माना कितना दिया जा सकता है, 2000 रुपये। किसी अवयस्क को आप लेके जाते हो तो कम से कम सजा 7 साल की है, ज्यादा से ज्यादा 14 साल की है। और किसी बालक को यदि लेके जाते हो तो कम से कम 7 साल की सजा है और ज्यादा से ज्यादा आपको आजीवन कारावास दिया जा सकता है। ये तो थी धारा नंबर 5 की बात। अब अपने चलते हैं धारा नंबर 6 के अंदर। धारा नंबर 6 बात करती है कि यदि किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान के ऊपर रोके रखना जहां पर वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है, चाहे उस व्यक्ति की इच्छा हो चाहे उस व्यक्ति की इच्छा नहीं हो, चाहे आपने किसी को उसकी इच्छा से रोके हुआ है रखा है जहां पर वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है तो भी अपराध है, चाहे आपने उसको इच्छा के विरुद्ध रोक के रखा हुआ है तो वो भी अपराध है। कौन सी धारा के अंदर भाई, धारा नंबर 6 के अंदर। तो धारा नंबर 6 क्या कहती है, धारा 6 कहती है किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर के अंदर निरुद्ध रखना जहां पर वेश्यावृत्ति की जाती है। किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरुद्ध रखना, निरुद्ध का मतलब हमारे लिए है भी रोक के रखना, बांध के रखना, ठीक है ना, रोक कर रखना जहां वेश्यावृत्ति की जाती हो, जहां वेश्यावृत्ति की जाती हो, करवाई जाती हो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो यदि आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसकी इच्छा से, चाहे उसकी सहमति है चाहे उसकी सहमति नहीं है, आप यदि कहाँ भाई किसी ऐसी जगह के ऊपर लेके जाते हो या ऐसी जगह के ऊपर रखते हो जहां पर वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है तो भी आपको सजा मिलेगी, ठीक है ना। यहां आप लिख सकते हो चाहे उस व्यक्ति की सहमति हो चाहे सहमति न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सजा मिलेगी। और सजा कितनी मिलेगी, सजा इसमें काफी गंभीर सजा दी गई है भाई। इसमें दिया गया है जो न्यूनतम सजा आपको मिलेगी, न्यूनतम जो कारावास आपको मिलेगा वो मिलेगा 7 साल का कारावास और जो अधिकतम कारावास मिलेगा वो मिलेगा 10 साल तक का कारावास या आजीवन कारावास। 10 साल तक का कारावास या आप कौन सा भाई, आजीवन कारावास। और ये कारावास की प्रकृति क्या होगी भाई, किस नेचर का होगा, ये लिखा हुआ है दोनों में से किसी भी तरीके का, दोनों में से किसी भी प्रकार का, मतलब आपको सादा कारावास, साधारण कारावास भी दिया जा सकता है या आपको कठोर कारावास भी दिया जा सकता है। कैसा भी कारावास दिया जा सकता है, डिपेंड करता है उस जज साहब के ऊपर, जो जज साहब आपके मुकदमे को सुनने वाले हैं। किसके लिए, किसी भी व्यक्ति को आपने ऐसे परिसर के अंदर रोक के रखा है जहां पर वेश्यावृत्ति करवाई जा रही थी तो आपको क्या मिलेगी भी, सजा मिलेगी। ये कहती है धारा नंबर 6। अब धारा नंबर 7 क्या कहती है, धारा नंबर 7 कहती है पब्लिक प्लेस के आसपास वेश्यावृत्ति करवाना। जो भी हमारे सार्वजनिक स्थल होते हैं, सार्वजनिक स्थल होते हैं उनके अंदर या उनके आसपास यदि क्या करवाई जाती है भी, वेश्यावृत्ति करवाई जाती है तो उनके लिए क्या सजा होगी। धारा 7, धारा 7 कहती है सार्वजनिक स्थानों पर या उनके समीप क्या करना भी, वेश्यावृत्ति करना या करवाना।
हमारी पब्लिक प्लेस कौन से होते हैं भाई? पब्लिक प्लेस कोई हमारा पूजा का स्थान हो सकता है, कोई धार्मिक स्थान हो सकता है, कोई हमारा शैक्षणिक स्थान स्कूल हो सकता है, विद्यालय हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है। ये सभी चीज़ें जो है हमारी क्या होती है भी धार्मिक कौन सी होती है? पब्लिक प्लेस होती है। जैसे बस स्टैंड हो सकता है, रेलवे स्टेशन हो सकता है। तो क्या भाई, यदि कोई किसी पूजा के स्थान पर या किसी धार्मिक संस्थान पर या किसी शैक्षणिक संस्थान पर या किसी हॉस्पिटल के अंदर, चिकित्सीय संस्थान, ठीक है ना, इत्यादि, ठीक है ना। और बहुत सी पब्लिक प्लेस हो सकते हैं, ये कुछ एक प्लेस के नाम लिखेंगे। इत्यादि में या इनके आसपास 200 मीटर के दायरे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पब्लिक प्लेस के आसपास कितने मीटर के दायरे के अंदर वेश्यावृत्ति करवाई जाती है। तो अपराध होगा भाई कितने मीटर के दायरे में? 200 मीटर के दायरे में यदि वेश्यावृत्ति करवाई जाती है तो आपको धारा 7 के तहत दंडनीय किया जा सकता है। 200 मीटर के दायरे में यदि वेश्यावृत्ति करवाई जाती है तो आपको क्या मिलेगा भाई? सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? पहली बात तो यदि वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है वेश्यक व्यक्ति के द्वारा, वेश्यक से वेश्यावृत्ति, या जो वहां पर वेश्यावृत्ति कर रहे हैं वो क्या भी वेश्यक है, तो क्या सजा मिलेगी? और दूसरी, जो वहां पर वेश्यावृत्ति कर रहे हैं वो या तो अवैश्यक है या क्या है भाई? बालक है, तो आपको क्या सजा मिलेगी? दोनों सूरत के अंदर अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया है। यदि किसी वेश्यक व्यक्ति से किसी पब्लिक प्लेस के पास वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है तो बहुत ज़्यादा सजा नहीं है भाई, छोटी सी सजा है। केवल कितनी सजा है? 3 महीने की सजा, 3 माह का कारावास। और ये कैसा भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है। क्योंकि लिखा नहीं हुआ तो इसका उत्तर कौन सा भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है। लेकिन यदि किसी बालक से वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है या किसी अवैश्यक से वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है तो अपराध गंभीर है। और इस सूरत के अंदर क्या हो सकता है भाई? जो हमने पीछे अभी सजा पद्धति से वह की वे सजा दी गई है कि कम से कम यदि सजा मिलेगी, न्यूनतम सजा मिलेगी तो 7 साल की सजा मिलेगी, और यदि अधिकतम सजा मिलेगी तो कितनी मिलेगी भाई? 10 साल की सजा मिलेगी। या इसको कहां तक बढ़ाया जा सकता है? इसको बढ़ाया जा सकता है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का मतलब एक ही होता है भाई, आदमी की अंतिम सांस तक का कारावास। मैंने पहले ही वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि व्यक्ति की अंतिम सांस तक का कारावास। और ये सजा किस प्रकार की होगी? सजा हमारे पास होगी दोनों में से किसी भी प्रकार की, अर्थात सादा कारावास भी दिया जा सकता है और कठोर कारावास भी दिया जा सकता है। किसके अंदर? धारा नंबर 7 के तहत। अब अपने बात करते हैं पब्लिक प्लेस के अंदर। एक प्लेस और आता है जहां पर वेश्यावृत्ति की जाती है, उस प्लेस का नाम है होटल। यदि किसी होटल के अंदर वेश्यावृत्ति करवाई भी, होटल भी पब्लिक प्लेस होता है ना। घर हमारा क्या होता है? घर हमारा होता है प्राइवेट निवास स्थान। होटल क्या होता है? पब्लिक निवास स्थान। पैसे तो वहां जाके रहो, तो होटल हमारा पब्लिक प्लेस होता है, सार्वजनिक स्थान होता है। यदि किसी होटल के अंदर वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है या वेश्यावृत्ति की जा रही है तो उसके लिए होटल के जो मालिक होते हैं उनको सजा दी जाती है। क्या सजा दी जाती है हम देखते हैं। यदि किसी होटल के अंदर वेश्यावृत्ति होती है, किसी होटल में यदि वेश्यावृत्ति होती है, ये इस तरह का काम होता है। यदि वेश्यावृत्ति वहां पे करवाई जा रही है वेश्यक व्यक्ति के द्वारा, वेश्यक व्यक्ति के द्वारा यदि वहां पे वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है तो जो होटल है उसका एक लाइसेंस होता है। होटल के लाइसेंस को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। लाइसेंस को हम बोलते हैं अनुज्ञप्ति। तो क्या इसका अगर करवाई जा रही है किसके द्वारा भी? वैश्यक व्यक्ति वहां पर वेश्यावृत्ति कर रहा है तो वहां पर होटल की अनुज्ञप्ति आम भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं भाई? लाइसेंस को 3 माह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।
जो होटल का हमारे पास लाइसेंस है उसे कितने टाइम के लिए भाई, कम से कम 3 माह के लिए, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, 3 माह नहीं, कम से कम 3 महीने के लिए निलंबित किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए। तो होटल के लाइसेंस को आप लिख लो, होटल के लाइसेंस को न्यूनतम जो है वो कितने टाइम के लिए, न्यूनतम 3 महीने के लिए और अधिकतम जो है कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए क्या कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। आपने नाम सुना होगा ना, होटल को सीज कर दिया गया है, तो इसका मतलब यही है कि आपका लाइसेंस खत्म कर दिया गया, अब आप वहां पे बिजनेस नहीं कर सकते हो। लेकिन यदि हाँ 3 साल के लिए, 3 महीने के लिए निलंबित किया है या 1 साल के लिए निलंबित किया है, तो इसका मतलब है 1 साल के बाद आप वहां पर अपना बिजनेस दोबारा से कर सकते हो, होटल दोबारा से खोल सकते हो। लेकिन यदि जो वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है वो किसी बालक के द्वारा करवाई जा रही है या किसी अवयस्क के द्वारा करवाई जा रही है, या तो वेश्यावृत्ति करने वाला कोई बालक हो या कोई अवयस्क हो, तो यहाँ पर गंभीर सजा दी गई है। और क्या दिया गया है, होटल की जो अनुज्ञप्ति है, होटल का जो लाइसेंस है उसे क्या कर दिया जा सकता है भाई, रद्द किया जा सकता है। वहां पर रद्द नहीं किया जा रहा था, पहले वाली सूरत के अंदर क्या किया जा रहा था भाई, सस्पेंड किया जा रहा था, कुछ टाइम के लिए निलंबित किया जा रहा था, उसके बाद आप वापस से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। लेकिन इधर क्या कहा गया भाई, आपका जो लाइसेंस है वो क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, मतलब अब आप दोबारा उस होटल के अंदर बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो ये था हमारे पास धारा नंबर 7, जो हमें किसके बारे में डील करती है भाई, धारा नंबर 7 कहती है सार्वजनिक स्थान के ऊपर या सार्वजनिक स्थान के आसपास कहीं पर भी वेश्यावृत्ति करवाई जाती है तो उसके लिए क्या दंड होगा। और इनके अंदर हमने ये भी देखा कि होटल के अंदर यदि देखो आम खास हम पढ़ते हैं ना, उस होटल के अंदर छापा मारा गया, उस होटल के अंदर छापा मारा गया, तो उन होटल के जो मालिक होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है। क्या कार्रवाई होती है भाई, यदि वयस्क व्यक्ति वहां वेश्यावृत्ति कर रहे थे तो आपको 3 महीने के लिए कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। और यदि किसी बालक के द्वारा वहां पे वेश्यावृत्ति करवाई जा रही थी तो उस होटल को उस होटल का जो लाइसेंस है उसको हमेशा के लिए क्या कर दिया जाएगा भी, रद्द कर दिया जाएगा। अब हमारे पास धारा 8 आती है कि वेश्यावृत्ति के लिए किसी को लालच देना या किसी से याचना करना, किसी से मांग करना वेश्यावृत्ति की। क्या कहता है भाई धारा 8, धारा 8 कहती है वेश्यावृत्ति के लिए किसी को, मैंने बोला लालच लेकिन यहां लिखा हुआ है विलुब्ध, विलुब्ध करना, ब्रैकेट में क्या है भी, लालच देना, विलुब्ध करना या याचना करना। याचना क्या होता है भाई, याचना को तो आप अच्छे से जानते हो, याचना होता है मांग करना। यदि कोई भी व्यक्ति किसी को वेश्यावृत्ति करने के लिए लालच देता है, किसी भी तरह का लालच देता है, पैसों का लालच हो, जमीन जायदाद का लालच हो, प्रमोशन का लालच हो, या किसी भी तरह का लालच यदि देता है या उससे वेश्यावृत्ति करने की मांग करता है, तो भी उसको, उस व्यक्ति को जिसने लालच दिया है या जिसने मांग की है उसे क्या होगा भाई, सजा दी जाएगी। सजा क्या है, यदि ऐसा काम, ऐसा अपराध पहली बार किया जाता है, सजा क्या है भाई, प्रथम बार 2 सिद्धि पर, यदि पहली बार किया जाता है। और दूसरा हमारे पास आता है द्वितीय या पश्चातवर्ती 2 सिद्धि पर। तो यदि इस तरह का अपराध पहली बार किया है तो 6 महीने तक की आपको सजा दी जा सकती है, या 500 रुपए तक का जुर्माना दिया जा सकता है, या दोनों दिया जा सकता है। 6 माह तक की सजा या है भाई यहां पर, या 500 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों। लेकिन यदि आप उसी अपराध को क्या करते हो, दोबारा करते हो या बार बार करते हो, तो ये जो सजा है इसको 6 महीने से बढ़ा के कितना किया जा सकता है भाई, 1 साल तक की सजा आपको दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको साथ में जुर्माना भी दिया जाएगा। यहाँ पर मैं प्लस का निशान लगा रहा हूँ या और का नाम लिखा रहा हूँ, कितने रुपए का जुर्माना भाई, 500 रुपए तक का जुर्माना भी दिया जाएगा। यहाँ पर
सजा भी दी जा सकती है, अकेला जुर्माना भी दिया जा सकता है, या सजा और जुर्माना दोनों दिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको सजा भी दी जाएगी और आपको जुर्माना भी दिया जाएगा, दोनों ही चीजें दी जाएगी। कब? यदि किसी भी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए किसी तरह का आप लालच देते हो, या किसी व्यक्ति को आप क्या करते हो भाई किसी से वेश्यावृत्ति की आप क्या करते हो, मांग करते हो। बिल्कुल इसी से जुड़ी हुई धारा हमारे पास धारा नंबर 9 आती है। धारा नंबर 9 क्या कहती है कि अभिरक्षा के अंदर वेश्यावृत्ति की मांग करना। किसके अंदर भाई? अभिरक्षा। अभिरक्षा को हम बोलते हैं कस्टडी। अभिरक्षा के अंदर या देख रेख के अंदर या संरक्षण के अंदर, या एक ही बात है, ठीक है, जितने भी शब्द लिख रहा हूं, या प्राधिकार के अंदर। प्राधिकार में व्यक्ति से किसकी भाई? सेम बात जो ऊपर लिखा हुआ है, वेश्यावृत्ति के लिए व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए विलुब्ध करना या याचना करना। इसका मतलब क्या है भाई? अभिरक्षा, देख रेख, संरक्षण, प्राधिकार, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि यदि कोई एक व्यक्ति दूसरे की अभिरक्षा के अंदर है या उसकी देख रेख के अंदर है। एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी हॉस्टल के अंदर लड़कियां रह रही है, तो किसकी देख रेख के अंदर है भाई? उस हॉस्टल वार्डन की देख रेख के अंदर है। जेल के अंदर यदि कैदी हैं तो किसकी देख रेख के अंदर भाई? उस जेलर की देख रेख के अंदर है, जेल के कर्मचारियों की देख रेख के अंदर है। यदि किसी हॉस्पिटल के अंदर मरीज भर्ती है तो किसकी देखरेख के अंदर है भाई? वहां पे जो मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी देखरेख के अंदर है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी की देखरेख के अंदर हो तथा वो व्यक्ति अपनी देखरेख के अंदर वाले व्यक्ति को कहते हैं कि या तो वेश्यावृत्ति का लालच देता है किसी तरह से, या उसको क्या करता है वेश्यावृत्ति की मांग करता है उससे, तो वो भी क्या होगी भी? सजा होगी। पहले देखरेख वाली बात नहीं थी, पहले था किसी भी व्यक्ति को लालच देता है। लेकिन दूसरा क्या है भाई? किसी ऐसे व्यक्ति को लालच देता है जो हमारी देखरेख के अंदर है, हमारी अभिरक्षा के अंदर है, हमारी कस्टडी के अंदर है। तो ये 8 से थोड़ा गंभीर अपराध माना गया है और इसके अंदर जो सजा का प्रावधान किया गया है वो सजा क्या होगी भाई? वो सजा होगी कम से कम सजा जो है वो 7 साल की सजा इसके अंदर होगी। सीरियस अपराध है भाई। यदि आप अपनी कस्टडी के अंदर, ये सोचो ना कि हमने हॉस्टल के अंदर लड़कियां छोड़ी थी, वहां पर हॉस्टल वार्डन की देखरेख के अंदर कि उसका ध्यान रखेगा और वही उसको कहता है कि वेश्यावृत्ति करवाई जाए। ऐसा मामला भी आया था हमारे राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर ऐसा मामला भी आया था कि गर्ल हॉस्टल की लड़कियों ने अपने घर वालों को इस तरह के मैसेज भेजे थे कि या तो आप हमें यहाँ से बाहर निकाल लो, इस हॉस्टल से बाहर निकालो, घर ले जाओ, वरना हमें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जब ये मामला बाल जो हमारे पास होती है, महिला विकास समिति होती है, सामाजिक न्याय विकास समिति होती है, उसकी अध्यक्षा के पास पहुंचा तो उन्होंने वहां पे जाके चोरी छुपे जाके उस हॉस्टल का निरीक्षण किया था और जब लड़कियों से बात की तब पता चला कि लड़कियों की वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो उनके ऊपर कौन सा आरोप लगेगा भी? इस तरह का आरोप लगेगा कि उनकी अभिरक्षा के अंदर लड़कियां थी और उनसे क्या करवाई जा रही थी भी? वेश्यावृत्ति करवाई जा रही थी। सीरियस अपराध है, इसलिए कम से कम जो सजा मिलेगी वो कितनी सजा मिलेगी भी? 7 साल की सजा मिलेगी। और जो अधिकतम सजा मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा सजा मिल सकती है, वो इसके अंदर मिल सकती है 10 साल की सजा, या जिसको बढ़ाया जा सकता है कहां तक के लिए भी? आजीवन कारावास के लिए, जिसको बढ़ाया जा सकता है आजीवन कारावास के लिए। और इसकी प्रकृति कौन सी होगी भाई? दोनों में से किसी भी प्रकार की। सादा कारावास भी हो सकता है हमारे पास और कौन सा भी? कठोर कारावास भी हो सकता है। जैसा कि इस एक्ट को शुरू करने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि इस एक्ट के अंदर हम बहुत सी सजा पढ़ने वाले हैं। धारा 3 के अंदर, 4 के अंदर, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में और 9 के अंदर हमने लगभग 7 ऐसे एक्ट पढ़े हैं जिनके अंदर सजा का प्रावधान किया गया है। 7 अपराध थे और हर धारा के अंदर हमने कम से कम 2-2 या 3-3 सजाएं हमने पढ़ी हैं। तो सजा बहुत ज्यादा हो गई हैं, आप होच-पोच हो सकते हो। लेकिन एक चार्ट बनाना कि धारा 3 के अंदर क्या लिखा था, धारा 4 के अंदर क्या लिखा था, 5 में क्या लिखा था, उनके अंदर कितनी कितनी सजा का प्रावधान किया गया था, बहुत अच्छे से आप एक चार्ट बना लेना। चार्ट के ऊपर हर सजा को लिखना, बहुत अच्छे से आप याद करोगे कहां पर या है, कहां पर और है, कहां पर जुर्माना दिया गया है, कहां पर जुर्माना नहीं दिया गया, कहां पर कठोर कारावास की बात की गई है और कहां पर दोनों प्रकृति की, कठोर भी हो सकता है और सिंपल कारावास भी हो सकता है। हर तरह को आपने बहुत अच्छे से याद करना है ताकि एग्जाम के अंदर आने वाला किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं जाए।
आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया और आज हमने केवल सजा पढ़ी है, तो आपके माइंड के ऊपर से भी जा रहा होगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आपके माइंड के ऊपर से जाए। आज केवल हम इतना करने वाले हैं। जो हमने आज कर लिया उसका एक बार मैं क्विक रिवीजन लगा देता हूं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले देखा कि अधिनियम का नाम क्या था, शॉर्ट नाम मैंने बताया पीटा एक्ट, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या बताया था मैंने कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि पीटा एक्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो पीटा एक्ट की फुल फॉर्म क्या है भाई हमारे पास, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956, ये हमारे इसकी पीटा की फुल फॉर्म है। कुल धाराएं 25 है हमारे पास और ये लागू हुआ था 30 दिसंबर 1956 को। परिभाषाएं हमने देखी, सबसे पहले देखी वेश्यागृह की, ऐसा कोई घर, ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई मकान या उसका कोई पार्ट जो किसी वेश्याओं को लाभ देने के लिए लैंगिक उत्पीड़न या लैंगिक शोषण वहां पे करवाया जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेश्यागृह कहेंगे। दूसरा हमने देखा 2A के अंदर बालक कौन है, जिसने 16 साल की उम्र भी प्राप्त नहीं किया बालक है। 2CA के अंदर हमने देखा कि वयस्क कौन है, जो 18 साल की उम्र प्राप्त कर चुका है वो वयस्क है, तथा 2CB के अंदर हमने देखा अवयस्क कौन है, जो 16 साल से 18 साल के बीच का बच्चा है वो हमारे पास वैसा कहलाता है। उसके बाद 2C के अंदर हमने देखा वेश्यावृत्ति क्या होती है, तो वेश्यावृत्ति होता है किसी भी व्यक्ति को कॉमर्शियल यूज के लिए यदि उसका लैंगिक शोषण किया जाता है या लैंगिक दुरुपयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेश्यावृत्ति कहते हैं। और ऐसा काम करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, वेश्या कहते हैं। धारा 3 के अंदर हमने देखा वेश्यागृह को चलाने तथा किसी परिसर का वेश्यागृह के रूप में यूज करने के लिए क्या सजा दी जाएगी। उसके अंदर हमने बाद में ये भी देखा था कि पहले तो हमने देखा था यदि कहीं भी कोई भी व्यक्ति चला रहा है, दूसरे के अंदर हमने देखा था यदि घर का मालिक ही ऐसा कर रहा है तो उसको ज्यादा सजा दी जाएगी। धारा 4 के अंदर हमने क्या देखा, वेश्यावृत्ति की कमाई के ऊपर यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहा है, क्या था भी 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जानबूझकर यदि किसी वेश्या की कमाई के ऊपर जीवन यापन कर रहा है, उसमें 2 कैटेगरी बांटी हुई थी। पहला कैटेगरी क्या थी भाई, यदि वेश्या जो है जिसे वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है वो 18 साल से बड़ी है, वयस्क है। और दूसरा हमने देखा था जिसे वेश्यावृत्ति करवाई जा रही थी वो 18 साल से छोटी थी या अवयस्क थी या बालक थी। तीसरा हमने क्या देखा था, किसी भी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए प्राप्त करना, वेश्यावृत्ति के लिए उकसाना या वेश्यावृत्ति के लिए ले जाना, तो ये भी हमारे लिए अपराध था। और इसमें हमने तीनों तरह की कैटेगरी देखी थी। वयस्क को यदि जाया जाता है तो अलग अपराध है, यदि बालक को उकसाया जाता है तो अलग अपराध है, और अवयस्क को उकसाया जाता है तो अलग अपराध है। धारा 6 के अंदर हमने क्या देखा था, किसी भी व्यक्ति को ऐसे स्थान के ऊपर रोके रखना जहां पर वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है वो भी क्या था भाई हमारे पास अपराध था, चाहे उस व्यक्ति की सहमति हो वहां रुकने की, चाहे सहमति नहीं हो, फिर भी यदि आपने उसको वहां पर डिटेन करके रखा हुआ है तो ये क्या है, अपराध है। धारा 7 के अंदर हमने क्या देखा, सार्वजनिक स्थान के पास या सार्वजनिक स्थान के अंदर यदि वेश्यावृत्ति आप करवाते हो तो वह भी अपराध है। या तो आप किसी भी मंदिर में, किसी भी पूजा के स्थान में, किसी भी धार्मिक स्थान पे, किसी भी शैक्षणिक स्थान पे, किसी भी हॉस्टल वगैरह के अंदर या किसी भी जो स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, विद्यालय होते हैं उनके अंदर या उनके 200 मीटर के दायरे के अंदर आप वेश्यावृत्ति करवाते हो तो ये अपराध है। और लास्ट में हमने ये भी देखा यदि आप होटल के अंदर वेश्यावृत्ति करवाते हो तो अपराध गंभीर माना गया है। होटल में करवाते हो, पहली बार पकड़े जाते हो तो आपका 3 महीने से लेकर 6 महीने तक लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। और यदि आप दूसरी बार पकड़े जाते हो तो आप, यदि आप बालक से करवाते हो, पहली बात है कि यदि आप उससे करवाते हो, वयस्क से करवाते हो तो आपका 3 महीने से 6 महीने तक सस्पेंड, 3 महीने से 1 साल तक सस्पेंड किया जा सकता है। यदि आप करवाते हो बालक से तो आपका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है। 8वां हमने क्या देखा था, धारा 8 के अंदर किसी भी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए लालच देना या किसी से वेश्यावृत्ति की मांग करना, सजा हमारे पास दी गई है पहली दोषसिद्धि पे, दूसरी दोषसिद्धि पे। और लास्ट में हमने धारा 9 देखी जो कहती है किसी की कस्टडी के अंदर कोई व्यक्ति है और यदि उससे वेश्यावृत्ति की लालच दिया जाता है या वेश्यावृत्ति की मांग की जाती है तो हमारे पास और भी सीरियस अपराध होगा। ये हमने 7 तरह के अपराध देखे हैं। इनके अंदर कम से कम हम 7 अपराधों के अंदर 20 से ज्यादा हम सजा देख चुके हैं। इन सजा को आप बड़े ध्यान से देखना, याद करना। आज के लिए हमारा इतना ही काफी है। यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को दूसरे लोगों के साथ भी, जो आपके दोस्त हैं, जो राष्ट्रीय पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तथा जो महिला तथा बाल विकास के बारे में वीडियो को ढूंढ रहे हैं, उनके तक भी हमारी वीडियो को शेयर जरूर करना। इसी उम्मीद के साथ कि आप ऐसा करोगे। आज हम आपसे इजाजत लेते हैं, मिलते हैं कल इसके आगे वाले प्रोविजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।